हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यार मैंने कल एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें मैंने पार्ट 1 जो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वो मैंने रिलीज़ कर दिया था। उसमें मैंने जो भी टॉपिक्स थे वो बता दिए थे। खांसी वांसी आने लगी थी यार, थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो रही थी, इसलिए फिर मैंने वो वीडियो वहीं पे रोक दिया था। ये दूसरा पार्ट है। अब इसमें जो आगे किसके बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आओ चलो देख लेते हैं। इसके बाद देखो, सबसे पहले है आर्टिकल्स में 312, 315, 318 और 320। ये आपको कायदे से पता होना चाहिए। देखो सारे आर्टिकल्स मैंने आपको नहीं बताया, मैंने ये नहीं कह दिया कि पूरा तुम 1 से लेकर 400 तक पढ़ लो। मैंने तुम्हें मेन बताया यार कि यार 312 जरूर पढ़ लेना, 315 जरूर पढ़ लेना, 318 जरूर पढ़ लेना, 320 जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा साथ में बोलता भी जा रहा हूँ, जैसे जिन लोगों को अगर लग रहा हो कि यार लिखने में हम नहीं समझ में आ रहा है हमें, या थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो एटलीस्ट अगर वो ये वीडियो सुनते भी है ना, तो सुन के भी वो टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप उसको कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं तो बताऊंगा ही चीज़ें कि किस टॉपिक को कैसे क्या करना है, उसमें भी किस तरह से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। लेकिन आपका काम भी है कि जैसे आपने मान लीजिए पढ़ रखा है, आपको पता है कि हाँ भाई 312 में क्या है, 315 में क्या है, या जैसे और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें मालूम है, तो वो आप अपना तैयार करते रहेंगे, अपना जगह से पढ़ लेंगे। आपने टेस्ट सीरीज से पढ़ा होगा, हो सकता है आपने किसी बुक से पढ़ा हो सकता है आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हो, किसी से भी पढ़ा हो। सो मेन चीज़ ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, फिर तो आप उसको कहीं से भी पढ़ लोगे, आप इतने प्रो तो हुई। इसके आगे बात करते हैं राज्य एंड लोकसभा सीट्स। जो भी राज्य हैं, जैसे यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, इधर आपका राजस्थान है, उड़ीसा है, तो इस तरीके से हर रीजन के, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, सेंट्रल इंडिया है, दो तीन तीन स्टेट जो हैं उनका पता होना चाहिए, मेजर। तो होगा क्या कि जैसे 4 ऑप्शन आए, तो उसमें अगर आपको मेजर स्टेट्स का पता हुआ है तो आप उसमें से एलिमिनेट कर ले जाओगे। जैसे मान लो आपको यूपी का पता है, ठीक है, यूपी के अलावा आपको पता है राजस्थान का पता है, आपको इधर साइड में गुजरात का पता है, नीचे आपको महाराष्ट्र का पता है, और साथ में कर्नाटका और केरला का पता है, या तमिलनाडु और कर्नाटक का पता है। नॉर्थ ईस्ट में आपको असम का पता है, मणिपुर का पता है, त्रिपुरा का पता है, इधर आपको वेस्ट बंगाल का पता हुआ है, और बीच में आपको छत्तीसगढ़ का पता है। अगर आपको इतने भी मालूम है तो आप देखोगे कि आप ऑप्शंस में एलिमिनेट कर ले जा रहे हो, बिकॉज आयोग जो है वो ऐसा नहीं पेपर बनाता है एकदम से कि मतलब आपको वो एकदम फंसा ही दे। वो ये एक्सपेक्ट करता है इंसान से कि उसको एटलीस्ट बेसिक तो मालूम हो यार। मतलब अगर मान लो तुम्हारे इतने स्टेट हैं और इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये एक्सपेक्ट करता है कम से कम बच्चे को 6-7 जो इंपॉर्टेंट है उनका तो मालूम हो, यूपी का मालूम हो, महाराष्ट्र का मालूम हो, गुजरात का मालूम हो। तो ये वो बेसिक एक जानना चाहता है इंसान से कम इतना ज्ञान हो आपके पास। तो आपको इस तरह से स्मार्टली थोड़ा सा देखना है। इसी तरीके से राज्य और राज्यसभा सीट्स, ये मतलब एक क्वेश्चन कभी भी आपको रखा मिल जाएगा, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ के रखा होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि ये एग्जाम में इस बार नहीं पूछा गया तो हम पढ़ेंगे नहीं। राज्य और उनकी लोकसभा सीट्स, राज्य और उनकी राज्यसभा सीट्स, ये आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। राज्यसभा वाले में भी सेम सीन है कि राज्यसभा में देख लो कि भाई कहाँ से कितना रिप्रेजेंटेशन होता है। राजस्थान से कितना है, मध्य प्रदेश से कितना है, झारखंड से कितना है, छत्तीसगढ़ से कितना है, यूपी से कितना है, वेस्ट बंगाल से कितना है, महाराष्ट्र से कितना है, गोवा का देख लो, ऊपर साइड में अगर जाओ तो पंजाब हरियाणा से देख लो, उत्तराखंड से देख लो। तो कई बार क्या होता है कि किसी एक का दूसरे से सेम होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखोगे राजस्थान का जो है वही उड़ीसा का है, 10-10 सीटें। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मिला के पढ़ो कि भाई राजस्थान और उड़ीसा एक जगह है, तो उसको किसी तरीके से कोई कनेक्टिविटी बना लो, कुछ भी अपना जो जिसका दिमाग जैसा हो, कोई ट्रिक बना लो या कोई चीज़ वहाँ से कनेक्ट कर लो। इसी तरीके से गुजरात का है तो उससे देख लो कि भाई उसका किसके साथ आ रहा है। पंजाब का देख लो, पंजाब का केरल के साथ देख लो कि 7 सीटें किसकी हैं, 12 सीटें किसकी है, इस तरह से, ठीक है। तो उससे आपको क्या है कि ज़्यादा याद रहेगा और दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से राज्य और विधानसभा सीट्स, इसमें भी सेम सीन है। जहाँ जहाँ विधानसभा का पूरा है तो उसमें देख लो कि भाई विधानसभा में कितनी सीटें कहाँ हैं, मेजर। जैसे यूपी का देख लो, पता है भाई कि हाँ यूपी में इतनी है। महाराष्ट्र का देख लो कि हाँ भाई महाराष्ट्र में इतनी है। तमिलनाडु का देख लो, कर्नाटक का देख लो, केरल का देख लो, 224 किसमें है, 403 किसमें, इस तरीके से। वेस्ट बंगाल का देख लो, आप देखोगे कहीं कहीं पे तो इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए फॉर दैट एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे वेस्ट बंगाल है तो उसका 288 है, महाराष्ट्र 294 हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब आसपास है, 5-6 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। केरला का जैसे 224 है, तमिलनाडु का उसी के आसपास है, तो इस तरीके से मिला के पढ़ लो। फिर देख लो यार 240 किसका है, इस तरीके से। तो उससे क्या है कि आपको ज्यादा याद रहेगा। तो ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य लोकसभा सीट्स, राज्य राज्यसभा सीट्स, और राज्य और उनकी विधानसभा सीट्स। उसके बाद में भगत सिंह जी के बारे में अक्सर एक फैक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए भगत सिंह के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्टेटमेंट पता होना चाहिए। इसके बाद में बात आती है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी में कहाँ से कहाँ तक हैं। अब उसमें भी जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 20 इसी बार पेपर में देखो आया था कि नहीं आया था, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस आया था, इसी साल आया था। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को ढंग से तैयार कर लिया है, उसमें भी जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, या आर्टिकल 23 है, या आर्टिकल 25-26 है। हमेशा 25-26 और 29-30 से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ में बना रहता है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको पता है कि उसको
आर्टिकल 226 और 227 के साथ अक्सर को रिलेट किया जाता है। तो इसलिए आपको जो मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो पता ही होने चाहिए। सब ना पता हो लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए, तब तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे। और ये फैक्चुअल एग्जाम है यूपीपीसीएस का या आरओ का, तो यहाँ पे आपको मतलब फैक्ट्स में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यार फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, उनको रट लो, सिंपल रट लो। मतलब रटने का मतलब ये है कि आप इतनी बार पढ़ो कि आपको रट जाए, उसमें मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। और उसमें भी जब आप बार बार रिपीट करोगे, उसको रिवाइज करोगे, तो ऐसा होगा कि आपको याद हो जाएगा कि भाई ABCDEFGHIJK ऐसे करके पूरे 11 के 11 सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। तो जब वहां पे ऑप्शंस आएगा, पहली बात तो देखो कभी भी वहां पे ऐसा आता नहीं है कि आपसे पूछ ले कि चौथा कौन था, पांचवा कौन था। वो जनरली ये पूछता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पिछली साल भी यूपीपीसीएस में आया था और इस बार भी एक क्वेश्चन आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, आरओ में भी आपको देखने को मिलेगा। सो फंडामेंटल ड्यूटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन आएगा तो उसमें 11 की 11 पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो कि हाँ भाई उसमें बोला गया है कि हाँ साइंटिफिक एक्यूमेन आपको डेवलप करना है, आपको इस तरह से इसकी रक्षा करनी है, जब आपको देश वेश कभी बुलाए या उस तरीके से वो करे तो आपको सेवा के लिए तत्पर रहना है। मतलब ये सब बेसिक चीज़ें मतलब पता ही होगा आपको, तो इनके संग थॉरो होना है आपको बेसिकली। इसके बाद आगे चलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है। गांधी जी का जो सपना था, गांधी जी ने जो लगाया था ग्राम पंचायत वाला, ठीक है, आर्टिकल आपका 44 हो गया। आर्टिकल 43 हो गया। 43B में क्या है, 43A में क्या है, मतलब 43A में क्या है। और इसके आप बात करो तो 42 में क्या है, 41 में क्या है, 37 में क्या है, 46 में क्या है। इसी बार आपने देखा था कि जो पर्यावरण वाला क्वेश्चन है वो आया था कि भाई वो डीपीएसपी भी है और वो भी है, तो जो पर्यावरण की बचाव और रक्षा वाला जो होता है। तो इस तरीके से आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार आर्टिकल 48 में क्या है, 47 में क्या है और आर्टिकल 50 में क्या है। अगर कोई पूछ दे कि भाई कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण है, यानी कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, तो वो आप किस आर्टिकल में बताओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना। इसके बाद बात करें तो संविधान संशोधन। देखो यार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं इसमें बहुत डाइसी होता है। अगर किसी इंसान को आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो व्यक्ति पूरे के पूरे 1 से लेकर के 100 तक के मतलब जितने दिए गए हैं वो पहले से स्टार्ट करेगा और अंत तक सारे संविधान संशोधन पढ़ लेगा। लेकिन जो स्मार्ट व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई कौन कौन से संविधान संशोधन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे 69 वाला है, अक्सर पूछा जाता है। 70 वाला है, अक्सर पूछा जाता है। 91 वाला है, मतलब 91 वाला, वो अक्सर पूछा जाता है। 89 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर उठा के देख लो यूपीपीसीएस 2022 का, पिछले साल 3 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीपीसीएस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए थे। एक पूछा गया था उसमें 69 वाला, एक पूछा गया था उसमें वो शिक्षा वाला, एजुकेशन वाला, जिसमें 86वें अमेंडमेंट के थ्रू शिक्षा को वो कर दिया गया था, और एक आपका और आया था। तो मतलब तीनों के तीनों बिल्कुल इजी थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत कोई टफ हो। और जो इधर बाद वाले हैं जैसे 101 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया या 97 हो गया, ये सब तो मतलब बाद वाले हैं, तो ये तो आपको पता ही है। और ये जो मेन है ना, जैसे 69 हो गया, 86 हो गया, 91 हो गया, 89 हो गया, ये सब संग के थोड़ा सा थॉरो रहो। और जो स्टार्टिंग के कुछ के हैं जैसे गोवा वाला है, ठीक है, मेघालय मिजोरम वाला है, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस तरीके से सेपरेट कर करके पढ़ो। जिसमें पंचायती राज वाला और वो सब किया गया वो तो मालूम ही है यार, मतलब उसको तो वो तो सबको पता होगा, तो उसके बारे में तो बताना ही नहीं है। 42वां संविधान संशोधन जो है और जो 44वां संविधान संशोधन है जिसके थ्रू संपत्ति का अधिकार वो कर दिया गया था आर्टिकल 300 में, तो वो आपको पता ही है। तो उसके अलावा ये जो थे इंपॉर्टेंट, ये एटलीस्ट पता हो। इसके अलावा जो और भी हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट है। वो जब आप देखो, जब आप इतने पढ़ लोगे ना, तो जब आप वो बचे वाले भी पढ़ोगे तो आप उसमें एलिमिनेट कर ले जाओगे कि हाँ भाई इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। लेकिन अगर आपको यही वाले नहीं मालूम है तो फिर आप मतलब चांसेस है कि आप यही गलत कर दोगे, क्योंकि वो घुमा फिरा के पूछेगा यही। उसके पास भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूछने का ही है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेगा। इसके बाद में बात करें अशोक के शिलालेख। देखो यार यूपीपीसीएस में पिछले साल अशोक के शिलालेख क्वेश्चन आया था। अशोक के जो ये एडिक्स वगैरह हैं, रॉक एडिक्स वगैरह हैं और इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं, इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो अशोक के तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि किसके में कौन सी बात की गई है, 13वें में क्या है, 12वें में क्या है, इस तरीके से। इसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे रुद्रदामन का है या यशोवर्मन का है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा कि उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ईशान वर्मन था, ईश्वर वर्मन था, सर्व वर्मन था। तो उनके ऑप्शंस के थोड़े थोड़े देख लो कि हाँ भाई ये लोग कौन थे, कहाँ थे, इनका कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो आयोग ने कीवर्ड्स दे रखे हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसके बारे में उसने पहले कभी पूछ रखा है, एटलीस्ट उतना आपको थॉरोली पता हो। क्योंकि हो सकता है कि वो सेम फैक्ट ना पूछे लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ पूछ देगा। जैसे मान लो चंद्रगुप्त द्वितीय है, अगला टॉपिक वही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत एक इंपॉर्टेंट है रूलर, ठीक है। अब आपको इसके बारे में प्रॉपर चीजें पता होनी चाहिए। मान लो पिछली बार 2 फैक्ट केवल दिए थे, इस बार हो सकता है कि वो 2 फैक्ट ना देकर के कोई अगला फैक्ट दे दे, कोई और 2 फैक्ट बना के दे दे, कोई 3 फैक्ट और नए आपसे पूछ दे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से ही पूछेगा, चंद्रगुप्त 2 से ही पूछेगा। तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को 2 को कायदे से पढ़ना है। उसके बाद में जैसे हड़प्पा है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं।
अगर मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आएगा तो आप देखोगे चांसेस आर वेरी हाई कि आपको हड़प्पा से या तो कोई वो फैक्ट रिलेटेड पूछ देगा, या वो मोहनजोदड़ो से पूछ देगा, या फिर वो रोपड़ से पूछ देगा, रोपड़ पंजाब। और उस जैसे पूछ देगा कि भाई ये सब जो साइड टेन के किनारे नदी कौन सी है, या यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली थी, इस तरीके से। इसके बाद बात करें तो इंपॉर्टेंट बैटल्स और किन के बीच हुआ है और कब हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बैटल्स तो किन के बीच हुआ एक बार फिर भी याद रह जाता है कि अरे भाई उसके बीच हुआ था, लेकिन ये अक्सर भूल जाता है इंसान कि भाई कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल देखो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आई थिंक बैटल से ही आए थे। उसमें जो एक क्वेश्चन था जिसमें औरंगजेब के बैटल दिए हुए थे, और उसके अलावा जो एक था वो तो आपको पता ही है कि उसमें पोर्टो नोवो और सारे दिए हुए थे, शकरखेड़ा, बेदारा, पोर्टो नोवो, ये सब था। और बाकी जो औरंगजेब के थे उसमें आपको पता ही है कि मुत्की का जो बैटल था, मुत्की का बैटल 1845 का है। या तो जितने भी, अब जैसे आप देखोगे कि जो एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, एंग्लो अफगान वॉर्स हैं, या अंग्रेजों का नेपाल के साथ हुआ है, अंग्रेजों की जो फ्रांस के साथ हुए हैं जो बैटल कर्नाटक वॉर, तो ये सब आपको 2-2, 3-3, 4-4 जो बैटल हैं वो किसके बीच हुए। बाकी जो देखो जो मुगल रूलर्स के हैं वो तो आपको बेसिक पता ही है कि भाई अकबर के टाइम के कौन से हुए थे, शाहजहाँ के टाइम के कौन से हुए थे, जहांगीर के टाइम के कौन से हुए थे, या पहले अगर आप दिल्ली सल्तनत में जाओगे तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से थे, या उसके बाद के जो जो रूलर्स हैं उनके कौन कौन से थे। लेकिन जो इधर वाले हैं इसमें जनरली इंसान बहुत गलत करता है, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री, अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई अंग्रेजों ने अगर पंजाब के साथ कोई बैटल वैटल हुआ है उनका, जैसे मुत्की का बैटल है ये वही वाला है 1845 वाला, और फिर वहाँ पे चिलियावाला का युद्ध हुआ था। तो ये सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए किसके बीच हुआ है, और उसका जो ईयर है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर याद। अब यहीं पर मेहनत लगती है, क्योंकि जब आप 5 बैटल याद करोगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। हल्दी घाटी का बैटल सबको पता है, बक्सर का युद्ध सबको पता है कि हाँ भाई बैटल ऑफ बक्सर फलाना फलाना, या बैटल ऑफ प्लासी 1757 फलाना फलाना, ठीक है। लेकिन अगर भाई तुमसे पूछ दे कि हाँ भाई मुत्की का युद्ध बताओ 1845, या कोई पूछ दे कि जो नेपाल के साथ हुआ था वो बताओ, या नेपाल के साथ जो संधि हुई थी वो बताओ, तो वो वहाँ पे टफ हो जाता है। तो अगर आपको बैटल याद है कि हाँ भाई अंग्रेजों का नेपाल के साथ ये बैटल हुआ था, फलाना फलाना बैटल हुआ था, और वो इस समय हुआ था, तो आपको फिर संग में उसमें फिर ये भी पढ़ने को मिलेगा कि हाँ भाई अंग्रेजों के नेपाल के साथ सुगौली की संधि हुई थी, कब हुई थी, फिर ये भी देख लो कि भाई 1816 है कि 1818 है। तो इस तरह से कोरिलेट कर करके पढ़ो। जब इंपॉर्टेंट चीज़ पता रहेगी तो पिन पॉइंट कर पाओगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसा तो फिर समुंदर है, और समुंदर में आपको मोती निकालना है। अब वो मोती निकालने का स्किल आपको तभी आएगा जब आप पढ़ोगे और रिपीटेडली उसको रिवाइज करो। फैक्ट्स दिमाग में क्लियर होंगे तो आप ज़्यादा बेटर वे में रिटेन कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट बैटल्स कभी भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोग का। इसके बाद बात करें, अगला टॉपिक वही है कि संधियां और किसके बीच और कब, यानी कि जो ट्रीटी होती हैं अब किसके बीच कब हुई है। जैसे इलाहाबाद की संधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलाहाबाद की संधि 2 है ना, एक 12 अगस्त को हुई थी, उसके बाद एक 16 अगस्त को हुई थी, तो किसके बीच हुई है पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो आपका विजयनगर एम्पायर है उसमें 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। इसके अलावा जो मराठा वाले हैं, मराठा वाला पूरा जो मराठा एम्पायर है उसमें 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी। जैसे पुरंदर की संधि है, पूछ लेगा पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, कब हुई थी। शिवाजी है जैसे टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो कि भाई इन्हें कौन सी संधि की थी। तो संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जितनी भी मेन है वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी जब ये टॉपिक मैं फिनिश कराऊंगा तो उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि हाँ भाई ये वाली जरूर पढ़ लो, सारी नहीं पढ़ाऊंगा। देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं जो भी ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा उसमें टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा कि भाई ये जरूर पढ़ लो। तुम सारी चीज़ें नहीं पढ़ो, सारी पढ़ने का काम आपका है। वो आप जो कोचिंग ले रहे हो, जो बैच ले रहे हो, जो क्लास नोट्स ले रहे हो, वो सब आप करते रहो, वो मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको कम से कम टू द पॉइंट चीज़ें बता दूंगा कि भाई ये तुमने एटलीस्ट किया हो, ताकि तुम जब पेपर में बैठो यार तो वहाँ पे अगर आरओ का पेपर दे रहे हो तो 140 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं, तो कम से कम तुम 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में हो, तुमको लगे कि हाँ भाई ये सब तो पढ़ा हुआ है, ये तो मैं अभी खींच दूंगा या मैं खींच दूंगी 1 घंटे में। तो वैसा थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जैसे सब पढ़ के जाओगे तो देखो कि सब पढ़ के जा रहे हो तो वहाँ पर रिटेंशन नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रही है चीज़ें, रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि अरे भाई इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अब जैसे ये वाला टॉपिक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सर वर्मन, ईशान वर्मन, ईश्वर वर्मन और जीवित गुप्ता 2, ये 4 आपके कीवर्ड है, इनको अच्छे से पढ़ लो। मतलब इनके बारे में 4-4, 5-5 फैक्ट जो बेसिक होते हैं। जैसे गूगल पे सर्च मारोगे सर वर्मन, अब सर वर्मन के बारे में विकिपीडिया के पहले पेज पे जो 4 लाइन मिले, मीडिया मैटर नहीं करता भाई, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, कहीं के भी हो, 4 फैक्ट जो उसके बारे में दिए ऊपर के सबसे बेसिक, सिक्के विक्के कौन से चलाए थे, अभिलेख कौन से लिखे थे, क्या उसका टाइम पीरियड था, कोई उसकी अगर बीवी हुई थी बहुत पॉपुलर थी, उसके संग मान लो उसने कुछ कोई बहुत युद्ध जीता है, या मान लो उसने कुछ ऐसा काम किया है जो बहुत सिग्निफिकेंट रहा है उस समय काल देश की स्थिति के हिसाब से, तो वो देख लो कि क्या इसकी खास बात क्या है। खास बात देखनी है आपको। ईशान वर्मा ने तो देख लो, ईश्वर वर्मा ने तो देख लो कि भाई बेटा कौन किसका था, मतलब बाप और बेटा इनमें से कौन थे, या इसमें से पावरफुल रूलर कौन था। तो इस तरीके से देख लो कि जो डायनेस्टी को डिफाइन कर रहा हो, जो अपने वंश को, अपने क्लैन को डिफाइन कर रहा हो कि हाँ भाई सबसे ताकतवर यही था, उसके बारे में 2-3 फैक्ट 4 फैक्ट देख लिए जाते हैं। कोई अगर उपाधि लिए तो देख लो, अगर उसने किसी बहुत बड़े रूलर को हराया है तो वो देख लो। जैसे आपने देखा होगा ना, चालुक्य हैं, पल्लव हैं, तो वहाँ पे
जैसे हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन है, पुलकेशिन द्वितीय है, तो किसने किसको हराया, कहाँ पे हराया, कौन सी उपाधि धारण की, टाइटल कौन सा ऑब्टेन किया, तो ये सब बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है कि उठा लिया हर्षवर्धन, अब उसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ नहाता था, कहाँ जाता था, कहाँ घूमता था, ये सब नहीं पढ़ना है। इट्स जस्ट कि आपको ये देखना है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, जो उस समय देशकाल की स्थिति के हिसाब से कुछ इम्पैक्ट डाल रहा हो, कुछ प्रभाव डाल रहा हो सोसाइटी पे, समाज पे, जो उनका पूरा कल्चर था उस पर, जो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो उनका प्रशासनिक नियंत्रण था उस पर, जो भी उनकी पूरी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता था। इसके बाद बात करें शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अब आप सोचोगे कि इसमें तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं, सारे नाम नहीं लिखे हैं। आप अकबर के बारे में देखोगे तो अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे आपने देखा होगा 2021 का पेपर था आई थिंक, तो उसमें आया था कि जो अकबर था उसने जो फीमेल है, जो वुमेन है, उनके लिए जो शादी वादी की एज वेज होती है उसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का प्रयास किया था। और एक फैक्ट और दिया हुआ था। तो अकबर से रिलेटेड वो बहुत बेसिक फैक्ट पूछेगा, कोई बहुत ऐसी गुड़ चीज़ नहीं पूछेगा जो एकदम ही कहीं किसी बुक में आपको मिल ना रही हो। बेसिक फैक्ट वो ये जानना चाहता है कि आप अकबर के बारे में, अकबर द ग्रेट कहा जाता है, तो आपको अकबर द ग्रेट के बारे में क्यों वो ग्रेट कहा जाता है, क्या ऐसी खास बात थी, क्या उसकी 2-3 चीज़ों के बारे में आप जानते हो। उसने जो कुछ चीज़ें जो चलाने का या प्रयास किया था या जो ट्राई किया था, जैसे दीन इलाही है, तो दीन इलाही का पता होना चाहिए यार कि उसने कब किया, क्या किया। या जैसे अकबर के अभियान है, तो अकबर के अभियान का मतलब कि जहाँ जहाँ पे उसने जाके जीत हासिल की थी और कैप्चर किया था। तो यार आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई अकबर का गुजरात अभियान किस समय हुआ था, किसको उसने हराया था, इनकी तरफ से कौन लीड कर रहा था, या जिसको हराया उसकी तरफ से कौन लीड कर रहा था। अगर कोई बहुत ही, जैसे अगर कोई मान लो राजपूत है, अब उनमें अगर सपोज कोई मुस्लिम रूलर है और वो लीड कर रहा था, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। अभी 3-4 साल पहले एक क्वेश्चन आया भी था, हाकिम बेग ऐसे करके कुछ आंसर था उसमें। तो इस तरीके से आपको मेन चीज़ें पढ़नी है। जैसे जहांगीर है, तो जहांगीर के बारे में मेन चीज़ पढ़ लो कि हाँ भाई जहांगीर किस लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, कौन से ऐसे काम है जो जहांगीर ने औरों से अलग किए, वही पूछेगा। वो हर चीज़ नहीं पूछेगा जहांगीर के बारे में कि अरे जहांगीर जो सलीम है वो अनारकली से प्यार करते थे नहीं करते, ये सब नहीं पूछेगा। इट्स जस्ट कि वो देखेगा जहांगीर की खास बात क्या थी। शाहजहां है तो शाहजहां के बारे में वो खास चीज़ पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि जो ताजमहल है वो किसने बनवाया, पूरी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम लोग के घर वाले भी जानते हैं कि भाई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि भाई इसकी खास बात क्या थी, क्या उसने ऐसे काम किए जो उस समय मुगल हिस्ट्री जो चल रही थी, पूरा जो मुगल एम्पायर चल रहा था उसमें वो डिसाइडिंग फैक्टर थे। उस समय की जो इकोनॉमिक पूरा जो सिस्टम था, पूरी जो प्रशासनिक नियंत्रण होता था, उस पर किस तरह से प्रभाव डालते थे। तो वो चीज़ें पूछता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि आयोग क्यों पूछेगा, फालतू की चीज़ क्यों पूछेगा, वो जिस चीज़ की कोई रिलेवेंस होगी वही पूछेगा। इसी तरीके से अगर आप बात करो हुमायूं की, तो हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ में लगातार झगड़ा चलता रहा, आपको पता है। फिर जब उसके बाद में शेरशाह सूरी निपट गया था, फिर उसके बाद में हुमायूं ने फिर से दोबारा से एक बार सत्ता हासिल की थी 1555 वगैरह में, आपको मालूम है। तो जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच के बैटल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, जो भी उसकी खास खास चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का मैंने आपको अभी बताया है कि उसने जैसे उसकी वहाँ पर आपको पता है पिछले साल यूपी पीसीएस का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे 2022 का, तो उसमें था ना कि शेरशाह सूरी को कौन से ऐसे रूलर थे, दो जयता और कुंपा, जिन्होंने शेरशाह सूरी को अपनी ताकत से, अपनी जो इतनी जो मजबूत उनका पक्ष है, जो युद्ध कौशल है, उससे प्रभावित किया था। बिकॉज वो जयता कुंपा जो है मारवाड़ी थे, बहुत तगड़े थे, मतलब तगड़े मतलब हार ना मानने वाले, एकदम युद्ध में एकदम हार नहीं मानते थे। तो वो एकदम समझ लो हारने वाला था शेरशाह सूरी। तो वही उसने कहा था कि भाई इन दोनों को हराने के चक्कर में, और ये पूरा जो साम्राज्य है, ये पूरा जो इनका जो मारवाड़ मेवाड़ और पूरा ये इधर का जो एरिया है पूरा राजपूतों वाला, इसको कैप्चर करने के चक्कर में अभी हमने अपना साम्राज्य खो दिया होता एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में। क्योंकि आपको पता है कि ये जो राजस्थान वाला पूरा एरिया है उसमें बाजरा वाजरा बहुत होता है, तो मतलब उसको हासिल करने के चक्कर में अभी हमने अपनी ज़िंदगी गंवा दी होती। तो अब शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये चीज़ समझ में आई। अगली बार पूछ देगा शेरशाह सूरी के कोई और 2 फैक्ट, तो आपको इस तरह से पकड़ना है कि हाँ भाई क्या इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा यार डिटेल में इसलिए समझाता जा रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लगे, पकड़ना सीखो कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो उसके बाद का जो कॉपी पेस्ट वाला काम है वो तो आप भी कर लोगे। इसके बाद बात करते हैं भवन निर्माणकर्ता। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का जो यूपी पीसीएस है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। आपको पता होना चाहिए कि जो मकबरा शैली है उसका जन्मदाता कौन था। मतलब जो मकबरा शैली, जो मकबरे वगैरह हम लोग देखते हैं, तो ये सबसे पहले किसने इजाद किया, किसने बनवाना स्टार्ट किया। अब उसमें भी होता था कि भाई कोई होते थे अष्टभुजीय मकबरे होते थे, कोई होते थे षटभुजीय मकबरे होते थे। मतलब एक होता है ना कि उसमें 6 मुंह वाला है, मतलब उसमें 6 पिलर्स हैं, कोई होता है उसमें 8 पिलर्स हैं। तो इस तरीके से क्या खास बात थी। कभी कभी आप देखो कि जो पेट्राडुरा शैली है वो जो आपको अकबर के टाइम मिलती है, अकबर के जहांगीर के टाइम मिलती है, जहांगीर के टाइम पे मिलती है, उसकी जो बेगम थी,
तो उसके टाइम पे आपको मिलता है कि हाँ भाई पीटर एडवर्ड शेली, तो उसको किसने ओरिजिनेट किया, क्या किया। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है आगरा में, वो किस उसमें बना हुआ है, किसने बनवाया था। तो ये सब आपको जो बेसिक चीज़ें ना पता होनी चाहिए। इल्तुतमिश ने क्या ऐसा खास चीज़ की थी, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है उसका क्या सीन है। तो इस तरीके जो खास मकबरे हैं, जैसे बलबन का मकबरा है तो वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो और जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जिनका कुछ सिग्निफिकेंट उनका कुछ है सिग्निफिकेंस, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। और वही गिनती की 20-25 हैं। मेरे पास एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री की बुक है, उसमें वो एक पेज में सारी दी हुई हैं, लाइक 20-25। मैं वो सारी आपको करा दूंगा, वो पढ़ लेना। उसको पढ़ लोगे, उन 20-25 के बाहर से कभी नहीं आता है। और उसमें 20-25 में से भी कुछ ऐसी हैं जो आपको याद होंगी, कुछ ऐसी हैं जो थोड़ी सी टफ हैं या ट्रिकी हैं, तो उन्हीं से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो वो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई ये वाला आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करो अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है और उसकी जो विजय है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा 2022 का जो पीसेस था, उसमें आपने देखा था कि जो उसके एक्सपीडिशन है अलाउद्दीन खिलजी के, कि वो पहले गुजरात गया था, फिर वो रणथंभौर गया, फिर वो उधर मेवाड़ गया। पद्मावत मूवी अगर देखी होगी थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। उसके बाद फिर वो गया था वारंगल। तो इस तरह से उसके जो एक्सपीडिशन थे, जो अभियान थे, उनके ऊपर अक्सर पूछता है। अगर आप ROR का पेपर देखोगे, देखो मैं रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर सको कि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिलेवेंट है या बस हवा हवाई है। 2022 में UP PCS में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर क्वेश्चन आया, यही वाला, कि उसके जो एक्सपीडिशन थे आया। उसके पहले 5 दिसंबर 2021 को जब RO का पेपर हुआ था, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला कौन था, मतलब कि मंगोलों से बचने के लिए, क्योंकि मंगोल वगैरह कभी भी आ जाते थे, तो किसने प्रॉपर किला विला बना दिया, किसने प्रॉपर बाउंड्री बना दी कि हाँ भाई एकदम से ये लोग ना आ पाए, एकदम से हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। तो परमानेंट सेना उसने रख दी थी और प्रॉपर किलेबंदी कर दी थी ताकि एकदम से कोई ना आ पाए। तो ये परमानेंट जो आर्मी है ये रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो उसमें देखो अलाउद्दीन खिलजी आया, 2022 के PCS में आया। और इस बार भी क्वेश्चन उठा के देख लो, अलाउद्दीन खिलजी के सामने हमीदा बानो बेगम लिखा था। 2023 का प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी 4 लोग थे, उनके बारे में नहीं भी जानते हो, लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हो कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की जो वाइफ है वो हमीदा बानो बेगम तो नहीं थी, इतना तो बेसिक पता ही होगा। तो इतना भी पता है तो वहाँ तुरंत आंसर आ रहा था। उसने कोई बहुत टफ चीज़ नहीं पूछी, इट जस्ट कि वो बेसिक देख रहा है कि क्या बच्चा PYQ को एनालाइज करता है, क्या बच्चा जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रूलर्स हैं, मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अकबर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, शाहजहाँ हो गया, इनके बारे में आप सामान्य जानकारी जो एकदम है वो जानते हो कि नहीं जानते हो, बस वो यही जानना चाहता है। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस एकदम टफ होते हैं वो उससे आपकी कट ऑफ या उससे आपका पेपर का स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होता है। जो बाकी का पूरा पेपर है, ऐसे अगर 140 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100-120 क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं वो मैटर करता है कि पेपर टफ है या ईजी। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, हम लोगों ने देख लिया था कि अकबर के विजय अभियान मैंने आपको बताया ही है। गुजरात के उसके जो भी एक्सपीडिशन है वो आपको पता होने चाहिए, जो भी खास हैं। इसके अलावा DK कर्वे, बैथून, ईश्वरचंद विद्यासागर और BM मालाबारी, ये बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, 4 लोग हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सती प्रथा चल रही थी, जो पूरा सती वाला सिस्टम था, उसके अगेंस्ट किसने किया, उसके एबोलिशन के लिए, या जो पहले चाइल्ड मैरिज होती थी उसके अगेंस्ट किसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि भाई इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जो विमेन एजुकेशन होती है, जो आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी बन रही है विमेन के लिए, या इतना ज़्यादा जो विमेन एम्पावरमेंट है, तो इन सब के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने किया, किसने कॉलेज वॉलेज बनवाने के लिए प्रयास किया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये 4 नाम जरूर मिलेंगे। इन सब टॉपिक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये 4 नाम आपको जरूर मिलेंगे। DK कर्वे मिलेंगे, बैथून मिलेंगे, ईश्वरचंद विद्यासागर मिलेंगे और BM मालाबारी मिलेंगे। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। मौर्यकाल और गुप्तकाल टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है, और उसमें जो अधिकारी होते थे उस समय उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, नहीं सारे नहीं पढ़ने हैं। मौर्यकाल और गुप्तकाल में टर्मिनोलॉजी जो होती थी कि हाँ भाई इसको क्या कहते थे, जैसे पौतवा अध्यक्ष है, सीता अध्यक्ष है, तो ये क्या होता था। तो इस तरीके की जो टर्म्स है उनका आपको पता होना चाहिए। अब टर्म्स में भी मौर्य काल में भी बहुत हैं, गुप्त काल में भी बहुत हैं, तो उसमें भी आपको देखना है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नाम से ही थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओ, लाइक इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरफ पढ़ो, तो आपको थोड़ा नाम से ही मतलब मिल जाता है। वो तो आपको पता ही होने चाहिए, मतलब उसमें तो आप गलती कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नाम से इतना पता नहीं लगता है, वो आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आयोग को भी मालूम है कि भाई ये शब्द से मीनिंग इसका नहीं निकल पा रहा है, अर्थ नहीं निकल पा रहा है कि क्या हो सकता है, तो वो कई बार घुमा के थोड़ा सा टेढ़ा वाला पूछ लेता है। तो इसलिए आपको मौर्य काल और सारे नहीं पढ़ने हैं, कम से कम। अब जैसे अगर 50-50 दिए हैं तो यार 20-20 पढ़ लो, 15-15 दिए हैं तो कम से कम 7-7 पढ़ लो। तो उससे क्या है कि मान लो 4 ऑप्शन आएंगे तो तुम एलिमिनेट कर ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो चारों ऑप्शन ऐसे दे देगा तो तुमने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, सारा रटने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि मौर्य काल है तो मौर्य काल में अगर 15 दिए हुए हैं तो 15 में से 6 से 7 पढ़ लो, पहला पढ़ लो, आखिरी का पढ़ लो, बीच के 2-3 पढ़ लो। जैसे अगर कोई
फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन देखता था, आर्मी कौन देखता था, ये सब पढ़ लो। ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, सब इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखो जो हम लोग का जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यार, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सबको पता है इतना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन है मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो पता होना चाहिए। इसी तरीके से उस समय होता था, थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरह से रिलेट करोगे तो ज़्यादा याद रह जाएगा। तो आपको बेसिकली मौर्यकाल गुप्तकाल में जो टर्मिनोलॉजी होती है ये टू द पॉइंट तैयार कर लेनी है। इसके अलावा आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो घटनाएं हैं, जो भी इवेंट्स हुई हैं, उनकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। तो कोई बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन कई लोगों को उसकी जो इवेंट है वही याद नहीं होती है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे कि यार ये बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो पता होना चाहिए हाँ भाई 13 अप्रैल 1919। कोई अगर पूछे कि ये बताओ कि जो आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको फांसी कब दी गई थी, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई 23 मार्च 1931 है या कुछ और है। इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि हाँ भाई चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस समय हुआ था। असहयोग आंदोलन पूछे कब हुआ था, तो पता है कि हाँ भाई इस समय हुआ था। कोई पूछे कि हाँ भाई नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो पता होना चाहिए हाँ भाई 1928 में आई थी कि 1927 में आई थी। साइमन कमीशन पूछे साइमन कमीशन भारत कब आया, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई कब आया था। इसी तरीके से पूछे कि जो पूर्ण स्वराज का संकल्प है वो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो लिया गया था, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। महात्मा गांधी के कोई खास इवेंट है जहाँ पे उन्होंने कुछ किया हो, तो वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपका जो चंपारण सत्याग्रह है या खेड़ा सत्याग्रह है, तो इनके बारे में कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको कुछ मतलब 1920 के आसपास की कुछ इवेंट्स देख लो, और जो 1940 के आसपास भी इवेंट्स हैं वो जरूर देख लो कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 में हुआ था कि 1941 में हुआ था। इसी तरीके से देख लो कि हाँ भाई क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 है। इसी तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान है तो वो 45 है कि 46 है, विविल प्लान 45 है कि 46 है। तो यही सब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उन्हीं की वो क्रोनोलॉजी सेट करने को बोल देगा कि हाँ भाई इनको चारों को क्रम से लगाओ, पहले से लेकर के बाद तक लगाओ। तो आपको मेन इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में बात करें गवर्नर जनरल और वाइसरॉय और उनके काम। अब इसमें भी गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सबके बारे में पढ़ना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप बात करो 1860 के आसपास, तो डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो डलहौजी के काम देख लो। अगर आप बात करोगे 1795 1799 के आसपास, 1802 के आसपास, तो उसमें वेलेजली बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वेलेजली के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप आओगे जब 1940-41 के आसपास, तो लिनलिथ गो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिनलिथ गो के बारे में पता होना चाहिए। 1947 के बारे में बात करोगे, 1947 जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, तो उस टाइम पे माउंटबेटन का बहुत नाम था, माउंटबेटन बहुत इन्वॉल्व था चीज़ों में, तो माउंटबेटन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। 1919 के एक्ट और 1919 के जो मतलब दोनों एक्ट हैं और 1935 के, तो उस टाइम पे देख लो कि हाँ भाई मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड थे। तो इस तरीके से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसका बहुत असर पड़ा है, उनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो जब बनी थी, जब स्टैब्लिश हुई थी 1885 में, तो उस समय कौन था, डफरिन था, कौन था, पता होना चाहिए ना। 1930-1931 के आसपास इरविन था कि कौन था, पता होना चाहिए। उसके बारे में 2-3 चीज़ें देख लो कि इसने क्या ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ की है। इसके बाद बात करें तो पहाड़ी पर्वत राज्य, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो स्टेट्स हैं उसमें जो भी पहाड़ या पर्वत हैं, तो थोड़ा थोड़ा देख लो यार। जैसे स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले में अक्सर पूछ लेता है वहाँ के जो पहाड़ है, जैसे गारो खासी जयंतिया है मेघालय, तो वो तो बहुत बेसिक है, पता होता है, लेकिन नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए, थोड़ा देख लेना इसके बारे में। इसके अलावा जैसे नागालैंड वगैरह है, तो वहाँ पर कौन कौन सी हिल रेंज हैं, कौन सी हैं, पता होना चाहिए। अराकान योमा है, उसका विस्तार जो है, उसका जो पूरा एक्सपेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, म्यांमार से लेकर के किधर तक है, तो वो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए पहाड़ पर्वत के बारे में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होता है। एनर्जी के ऊपर बहुत ही आराम से क्वेश्चन पूछता है। आप देखोगे अगर आरओ का पेपर उठा लो, उसमें भी पूछा था पिछली साल यूपीपीसी से क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें भी आपको मिलेगा। तो जो पवन ऊर्जा है, जैसे विंड एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है, अदर देन दैट जैसे कि भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी, एंड देन बायोमास ऊर्जा यानी कि बायोमास एनर्जी। ये 4 टॉपिक जो है, 4 कीवर्ड जो है, इनके बारे में 2-2 3-3 लाइन है कि बेसिक होता क्या है, विंड एनर्जी कैसे क्या है, और विंड एनर्जी का कैसे क्या, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके प्लांट्स हैं और कहाँ पे इसका पूरा लगा हुआ है। इसी तरीके से बायोमास एनर्जी क्या है, उसमें कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मीथेन होता है कि कुछ और होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी है, तो उसके प्लांट्स कहाँ पे लगे हुए हैं, कैसे क्या है। इसी तरीके से जियोथर्मल एनर्जी, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। केवल 2-3-4 लाइन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो एल्यूमिनियम संयंत्र और लोकेशन, यानी कि जो एल्यूमिनियम के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोरबा छत्तीसगढ़ वाला कौन सा है, ये जो रेणुकूट सोनभद्र वाला है ये कौन सा है, इसी तरीके से जो आपका हीराकुंड वाला है वो कौन सा है। तो ये जो नालको बाल्को है ना, नालको बाल्को सुना होगा, नालको बाल्को हिंडाल्को इंडाल्को, ये चारों की लोकेशन पता होना चाहिए। होता क्या है वो इसलिए पूछता है आयोग क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इंडाल्को, नाल्को, बाल्को। अब इतने कन्फ्यूजन वाले हैं ये कि अगर आपने ढंग से इनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपने अगर केवल रटा है कि इंडाल्को वहाँ था, हिंडाल्को वहाँ था और बाल्को यहाँ पे था और नाल्को यहाँ पे था, आप भूल जाओगे। पिछली बार यूपी विशेष में क्वेश्चन आया था, उसमें मेट्टूर तमिलनाडु में एक होना चाहिए और उसमें वो मेट्टूर तमिलनाडु की जगह कुछ और दिया हुआ था।
तो वो वाला ही गलत था। तो ये चारों आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए, कभी भी रिपीट हो जाता है ये। इसके बाद में जलप्रपात और राज्य, यानी कि जो वाटरफॉल्स होते हैं और जो स्टेट हैं, यानी कि किस स्टेट में कौन सा वाटरफॉल है, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। लगातार 2 साल आया था, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, 2023 में आई थिंक नहीं आया था, लेकिन हाँ आरओ में आ सकता है ये। आरओ में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आरओ में ये आपका आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा वाटरफॉल कहाँ पर है। इसी तरीके से जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं वो किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन आरओ 2021 में आया था, आप देख लेना जाके। उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें उड़ीसा का दिया हुआ था तप्त पानी, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ था। इसके साथ में जैसे कुछ और 2-3 है वो पढ़ लो, जैसे एक है नारायणी, तो वो देख लेना कहाँ पर है। एक है वज्रेश्वरी, तो वो देख लेना कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है। नारायणी राजस्थान में है कि कहाँ है। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ऐसे बताता हूँ ताकि आप खुद भी देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। ऐसे केवल सुनोगे हो सकता है कि आप भूल भी जाओ। बाकी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था उसमें। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा इससे कुछ हेल्प मिल रही हो। इसके अगर बात करें तो नदियाँ हैं, जैसे तो नदियों में नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, चंबल है, ताप्ती है, कावेरी नदियाँ। तो इनके बारे में एटलीस्ट 2-2, 3-3 फैक्ट पता होने चाहिए। जैसे कावेरी है तो कावेरी यार कहाँ से निकलती है पता होना चाहिए। उसके बाद में उसका क्या रूट रहता है, जो वो बहती है, पूरा जो ड्रेनेज रहता है उसका क्या है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई किधर गिर रही है, क्या है। ऐसे ही ताप्ती है, ताप्ती के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए यार कि हाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ पे एस्चुरी बनाती है। इस तरीके से चंबल है तो चंबल के बारे में थोड़ा बहुत देख लो यार कि चंबल यहाँ इटावा के आसपास वो बॉर्डर पे है ना, राजस्थान मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे पूरा। तो थोड़ा सा देख लो यार कि चंबल में कौन सा डैम है वहाँ पे बनाया गया है। कोई अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे चंबल की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1977 की है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस तरीके से आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए रिवर के बारे में। जैसे गंगा है तो यार गंगा कहाँ से निकलती है, कितना लंबा उसका मतलब कितने किलोमीटर में प्रॉपर बहती है। फिर जब वेस्ट बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं। तो इसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से यमुना है तो यमुना यार कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है उसकी पश्चिमी ढाल से निकल रही है कि कौन सी ढाल से निकल रही है। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में गंगा और यमुना जो हैं तो उनके दाएं और बाएं तट पे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो थोड़ा बेसिक जो कुछ नदियां हैं वो पता होना चाहिए। अगर आप यूपीपीसीएस का 2021 का या आई थिंक 2020 का पेपर उठाओगे तो यू विल रियलाइज कि उसमें पूछा था कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनका बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट क्रोनोलॉजी लगानी थी, उनके बहने की जो दिशा है मतलब वेस्ट से ईस्ट। तो अब उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें केन, बेतवा और इस तरीके से दिए हुए थे, केन, बेतवा और इधर आपका सोनमोन। तो उसमें लगाना था, तो वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब वो यमुना के ऊपर ही आ रहा है, महानदी के ऊपर ही रिपीट कर रहा है। तो आपको ये सब जो बेसिक नदियाँ हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जो मिनरल्स हो गए उनके रिजर्व और उनका प्रोडक्शन, आपको पता होगा कि जब एग्जाम आता है उसके 4 दिन पहले 5 दिन पहले हर इंसान यही खोजता है कि हाँ भाई मिनरल का हम जो रिजर्व है, भंडार है, और जो प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन है वो कहीं से हमको मिल जाए। हमको कहीं से पीसन मंत्रा की कोई पीडीएफ मिल जाए, कहीं से हमको स्टडी फॉर रिसर्चेज का कुछ मिल जाए, और हर जगह से बस हम वो चीज़ रट लें। रटो मत, पहले से पढ़ लो कि हाँ भाई राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, जितने भी मेन आपके स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, तो कहाँ पे मैग्नीज का रिजर्व ज़्यादा है, कहाँ पे आयरन ओर का रिजर्व ज़्यादा है, कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लेकिन कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। अगर बॉक्साइट की बात करें तो उसमें उड़ीसा नंबर 1 है प्रोडक्शन में और रिजर्व में, या कोई और है। इसी तरीके से गुजरात का देख लो। तो जो भी मेन स्टेट्स हैं उनके कौन से मिनरल का रिजर्व वहाँ पे है और कौन सा उनका प्रोडक्शन में कौन सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, ये जो मकराना मार्बल्स है ये कहाँ का है पॉपुलर, ये जो घर में पत्थर उत्थर वगैरह लगते हैं सब कहाँ से आता है। तो ये सब चीज़ें मतलब बेसिक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और पहले से अगर पढ़ते रहोगे तो एग्जाम टाइम में एकदम से ये रश नहीं होगा कि अरे हम रट रहे हैं बैठ के कि राजस्थान से क्या आता है, खेतड़ी तांबा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम है कि कुछ और है। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट है तो वो किस लिए पॉपुलर है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड है तो वो किस लिए पॉपुलर है। तो यार ये सब पता होना चाहिए कि भाई तांबे के लिए, कॉपर के लिए कौन सा पॉपुलर है, मैग्नीज के लिए कौन सी जगह पॉपुलर है, आयरन ओर के लिए कौन सी जगह पॉपुलर है, सोना कहाँ से थोड़ा होता है, जस्ता या जिंक जो है वो कहाँ से थोड़ा सा निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में स्टेट और जनजातियाँ, आप अगर देखोगे यूपीपीसीएस का और आरओआर का एक पैट क्वेश्चन है कि जनजातियों के ऊपर यानी कि जो ट्राइब्स होती है उनके ऊपर पूछ लेता है। अब वैसे तो ये जो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, यही 3 स्टेट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको केवल इनकी भी याद है ढंग से तो आप उसमें एलिमिनेट कर ले जाओगे। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान की पता है उसको थोड़ा हिमाचल प्रदेश की जैसे गद्दी बद्दी हो गई वो थोड़ा सा यार पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे तमिलनाडु है या केरल है तो वहाँ की पालियाँ वालियाँ होती है, और तमिलनाडु में आपकी नीलगिरी की उस पर जो रहती हैं टोडा,
टोडा के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा जब इस साइड आओगे, लाइक नॉर्थ ईस्ट में आओगे, तो आपकी वहाँ की आपको कुछ कुछ ट्राइब्स जो है वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई कुकी वुकी है वो कहाँ की है, मणिपुर है या कहीं और है। तो इस तरीके से कुछ कुछ अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको पता रहेगा तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाओगे। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपको हर चीज़ रटी हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट आप जानते ही हो, ये आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है उसमें आपका आ जाएगा महासागर, यानी कि जितने भी आपकी ओशियन है तो इनका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो रट लो। वही मेन 4-5 हैं, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका ये हिंद महासागर है। तो ये सब जो है इनके बारे में बेसिक जो उनके जो डीपेस्ट पॉइंट है वो देख लो कि भाई किसका कौन सा है, मरियाना ट्रेंच किसका है, या जो हिंद महासागर है उसका कौन सा है, सोंडा गर्त किसका है। इस तरीके से बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप देख लो। इसके बाद में जो क्रांति है, क्रांति यानी कि रिवोल्यूशन, और उसका रिलेटेड फील्ड क्या था। 2 क्वेश्चन यूपीवीसीएस में पिछली साल केवल क्रांति से आए थे, यानी कि रिवोल्यूशन से आए थे। तो वो बहुत ही एक पेट क्वेश्चन होता है आर यूपीवीसीएस का, वो थोड़ा सा देख लो कि हाँ भाई पिंक रिवोल्यूशन किसके लिए था, या ऑरेंज रिवोल्यूशन है वो किसके लिए था, या इसी तरीके से ग्रे रिवोल्यूशन है वो किसके लिए था, येलो रिवोल्यूशन किस लिए था, है ना। तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको 3, 4, 5 भी मालूम है तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे, और बहुत ही सिंपल होता है। मतलब उसमें आपको अगर अब जैसे अगर लिखा हुआ है यार कि ब्राउन रिवोल्यूशन, तो उससे आप वहाँ पे थोड़ा सा अगर हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ोगे, किसी को नहीं भी मालूम है तो भी यार वो थोड़ा सा कुछ लगा सकता है कि भाई फर्टिलाइज़र हो सकता है, या अगर गोल्डन दिया है तो गोल्डन में यार क्या हो सकता है। तो उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हाँ भाई इसमें क्या है, तो वो आंसर निकल आता है वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आपने 1-2 बार भी पढ़ा है तो वहाँ पर आप कर ले जाओगे। उसके बाद में मैपिंग में आपको जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वो कायदे से पता होना चाहिए। मतलब जो भूमध्य सागर के आसपास का जितना भी एरिया है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो भी उसमें कंट्रीज हैं, जैसे साइप्रस का एरिया है, वो एरिया थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, उससे जितने भी सटे हुए देश हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है वो आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब वाला रीजन, सऊदी अरब है, यमन है, या उसके आसपास की जो, जैसे ये इधर आप आओगे तो इराक है, सीरिया है, वो वाला रीजन जो है ना, लेबनान वाला, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए यार कि हाँ इसमें आसपास कौन किससे बॉर्डर बनाना है, कौन किससे बॉर्डर नहीं बना रहा है। तो वो रीजन मैपिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर बात करोगे मैपिंग में, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 का पीसीएस का पेपर आप देख लो, उसमें इंडोनेशिया से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 21 का पेपर उठाओगे उसमें भी इंडोनेशिया से पूछा गया था। तो उसमें वो इंडोनेशिया वाला जो पूरा रीजन है उसमें या तो ये पूछ लेगा कि भाई जो आपका जावा सी वगैरह है उससे कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं बॉर्डर ऑर्डर करती हैं, या इंडोनेशिया कितने देशों के साथ बॉर्डर ऑर्डर बनाता है, या उसमें कुछ वो आपका कोई राजधानी वगैरह पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा, या और कुछ इसी तरीके से बेसिक चीज़ पूछ लेगा कि भैया आइलैंड कौन सा जो है उसकी ओरिजिन वगैरह क्या है, जैसे कि 2022 में पूछा गया था। तो बेसिकली आपको जो इंडोनेशिया वाला जो पूरा रीजन है उसमें मैपिंग वगैरह अच्छे से देख लेनी है कि हाँ भाई मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, तो इनमें कौन किसके साथ बॉर्डर बना रहा है और कौन किसके साथ सटा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की, यानी कि जो भू आबद्ध देश होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो कॉन्टिनेंट वाइज करो तो उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। जैसे साउथ अमेरिका है तो उसमें देख लो यार कि यहाँ पे क्या कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसी तरीके से अफ्रीका में आ जाओ, देख लो कि यार यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं। फिर एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाओ तो उसमें देख लो यार यहाँ पे कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद में मरुस्थल और देश, यानी कि जो आपके डिजर्ट वगैरह होते हैं तो हर देश के देख लो। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो उसमें देख लो यार कि गिब्सन है क्या है। इसी तरीके से आप यहाँ इंडिया में आओगे तो आपको थार मिल जाएगा, अफ्रीका में जाओगे सहारा मिल जाएगा। इसी तरीके से आप जब इसमें आओगे ऊपर की तरफ आओगे, लाइक ये जो आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन है तो उसमें आपको वो कराकुम तुर्कमेनिस्तान, पिछली साल 2022 में क्वेश्चन पेपर में आया था ये, तो कराकुम तुर्कमेनिस्तान का इस बार भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था डिजर्ट के ऊपर। तो आपको जो मेन हर कॉन्टिनेंट के डिजर्ट वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे गोबी है तो गोबी कहाँ पर है, मंगोलिया का रीजन जो है, गोबी का मरुस्थल, तो ये आपको पता होना चाहिए जितने भी मेन डिजर्ट हैं। उसके बाद में बात करें खाड़ी और देश, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट खाड़ी वगैरह हैं, बे वगैरह हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि उद्योग और कंट्री, जैसे कि आपसे कोई पूछे ओसाका किस लिए पॉपुलर है, डेट्रॉइट किस लिए पॉपुलर है, या जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग है वो किस लिए पॉपुलर है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, जो बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई वहाँ पे वो कंट्री किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्या उसका मेन जो उद्योग है वो वहाँ पे कौन से लगे हुए हैं। जैसे जहाज़ वहाज बनाने में किसका ज़्यादा नाम है, जो प्लेन वगैरह होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, तो ये सब बनाने में कौन सबसे ज़्यादा आगे है। तो इस तरीके से आपको जो मेन है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, किसको बोला जाता है, मैनचेस्टर वगैरह। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए उद्योग के बारे में।
इसके बाद अगर बात करें तो आप देखोगे कि जो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। यूपीपीसीएस का पेपर देख लो, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिला है। 2022 का पेपर देख लो यूपीपीसीएस का, उसमें भी आपको देखने को मिला है। मतलब इतना कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, आयोग आपको खुद हिंट दे रहा है कि हाँ भाई ये जो डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स या डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी होती हैं कौन सी नहीं होती हैं। जो पेस्टिसाइड वाला इस बार था ना क्वेश्चन 2023 में, पेस्टिसाइड घरेलू वाला और डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह, तो वो वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। इसके बाद में बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट और यूपी, जैसे जो भी मेन आपके स्टेट हैं जो भी राज्य हैं, इसके अलावा यूपी की स्पेशली जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आपको पता होना चाहिए। जो भी बर्ड सेंचुरीज हैं और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो जो आपके नेशनल पार्क हैं और किस साल वो इस्टेब्लिश हुए वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये रटने वाला काम है, लेकिन जो मेन नेशनल पार्क हैं उनका यार कम से कम देख लो। अब जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, तो इनका थोड़ा सा देख लो। या जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में एक दो जो बड़े बड़े हैं, केवलादेव नेशनल पार्क है तो जैसे उसका देख लिया। इस तरीके से यूपी है तो यूपी में दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दुधवा देख लो कि दुधवा कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या था। आई थिंक 68 में 1968 में बन गया था, लेकिन उसको जो बाद में फिर फाइनली दर्जा और जाए वो 1977 में दिया था। तो इस तरीके से कम यार अपने स्टेट का तो पता ही हो, यूपी में हो तो यूपी का पता हो, कर्नाटक का एक दो देख लो, एक राजस्थान का देख लो, एक गुजरात का देख लो, एक महाराष्ट्र का देख लो। इस तरीके से अगर आपको दो तीन करके कुल मिलाकर के 7-8 भी मालूम है पूरे इंडिया में, तो भी आप वहाँ पे आंसर एलिमिनेट कर ले जाओगे। और जो पहला और आखिरी होता है, जैसे कोई सबसे पहला नेशनल पार्क बना है आपके स्टेट में या पूरा इंडिया में, और सबसे जो लास्ट में बना है, उनका हमेशा से पढ़ लिया करो, क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो भी ये देखना चाहता है कि भाई आपको सारे, उसको भी पता है कि भाई सारे नेशनल पार्क आप नहीं रट पाओगे कि कौन किस साल बना था, लेकिन कम से कम वो ये उम्मीद करता है कि सबसे आखिरी वाला जो बना था वो आपको पता है कि नहीं पता है। या जैसे इस बार है कि जो 54वां आपका जो टाइगर रिजर्व है वो चित्रकूट में जो रानीपुर है उसको बना दिया गया है, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई चित्रकूट में आपका 54वां है तो 53 वाला कहाँ पर है, 52 वाला कहाँ पर है, 51 वाला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और किस साल बना था, किस साल उसको अधिसूचित किया गया था, 52वां या 51वां। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। ये मान के चलो कि भाई आयोग को भी मालूम है इतना कि इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, इतना सारी चीज़ें रटना इम्पॉसिबल है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो पूछ सकते हैं हम इनसे बच्चों से, तो वही वो पूछता है। इस तरीके से आप आगे आओगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, टाइगरिज्म मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रीन हाउस गैसेस आप देखोगे तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आप बात करोगे टाइप्स ऑफ रेडिएशन, इसके ऊपर यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन आया था। ये जो वर्ड हैं, जो कीवर्ड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली अगर पता है ना ग्रीन हाउस गैस का, तो उससे आप ये जो टाइप ऑफ रेडिएशन है ये निकाल लोगे। भाई सन है तो सन से कितने टाइप के रेडिएशन जो है वो आते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये कैसे गर्म होता है, कैसे इसमें कूलिंग होती है, तो ये जो फंडा है ना, ये अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेते। ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद अगर बात करें तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। IFSR 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ठीक है। अब आई थिंक ये 2023 में दिसंबर में आएगी, जहाँ तक मुझे याद है ये नवंबर दिसंबर में ही आती है, 2 साल के गैप में। तो जब 23 वाली आ जाएगी तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसके पहले तो अभी 21 वाली इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मेन चीज़ें देख लेना। बाकी मैंने आपको जो लेटेस्ट मिनरल है उनका जो प्रोडक्शन डेटा है मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद बात करें अगर इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट, तो यार इन्वायरमेंट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि इकोलॉजिकल नीश होता है, पारिस्थितिक निकेत, तो इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप बात करें तो जो क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, जो क्वांटिटी होती है और उनकी जो SI यूनिट्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। देखो बेसिक है एकदम, जो 10वीं का बच्चा है, जो इंटर का बच्चा है, उसको भी मालूम होता है कि हाँ भाई किसकी कौन सी SI यूनिट होती है, वही वो 4-5 आपको दे देगा, उसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। पूरी फिजिक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन कम से कम जो क्वांटिटी और SI यूनिट्स हैं ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो नेचुरल गैस है, जो CNG है और LPG है, ये जो 3 कीवर्ड है, नेचुरल गैस, CNG और LPG, इनमें टू द पॉइंट देख लो कि भाई कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं। मतलब जो LPG CNG और आपका ये है LPG CNG और नेचुरल गैस, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कौन सी ऐसी गैसें हैं और उनका परसेंटेज क्या है, देख लो। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लो, बहुत ही बेसिक चीज़ है। इतना तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता ही है अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हो या ROR का प्रीलिम्स दे रहे हो, कि आपको कम से कम ये पता हो कि CNG, LPG और नेचुरल गैस में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद में जो पादप रोग हैं और कारक, यानी कि जो प्लांट्स में डिसीजेज वगैरह हो जाती है वो, और उनके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रेड डॉट है वो किस में होता है और किस वजह से होता है, या जैसे आपसे अगर पूछे कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जिंक है। मॉलिब्डेनम की कमी से अगर कोई अगर बीमारी हो रही है तो पता होना चाहिए। सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनकी वजह से अगर कोई कमी हो रही है तो पता होना चाहिए। प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से रुक जाती है, किस एलिमेंट की कमी की वजह से रुक जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक 16 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से 10 या 11 जो होते हैं वो मैक्रो होते हैं, बाकी के जो है वो माइक्रो होते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से मैक्रो में आते हैं, कौन कौन से माइक्रो में आते हैं, जिनकी
उनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स के लिए होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की वेलबिंग के लिए आवश्यकता होती है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। गेहूँ है, चावल है, धान है, या आपके सरसों है, या आपका गन्ना है, तो इन सब में जो बेसिक बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती हैं, कौन से कीड़ों की वजह से या कौन सी एलिमेंट्स की वजह से होती हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक यानी कि जो कैग है, कैग CAG, इनके बारे में आपको 2-4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। इनके बारे में आर्टिकल पता होना चाहिए कि भाई आर्टिकल 148 में है कि आर्टिकल 150 में है, भारत का जो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक है। उसके बाद में संविधान के जो शेड्यूल हैं उनमें कौन कौन से विषय हैं, जैसे अगर मान लो आपसे पूछ ले कि भाई जो हेल्थ है वो किस में है, एजुकेशन किस में है, समवर्ती सूची जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, या जो आपकी स्टेट वाली होती है उसमें कौन कौन से आते हैं, जो संघ सूची होती है यूनियन लिस्ट, उसमें कौन कौन से आते हैं। तो आपको मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में बात करें अगर लोकसभा चुनाव और वर्ष, यानी कि लोकसभा, ये पिछली साल 2022 में क्वेश्चन आया था, ये लोकसभा कब कब हुई हैं, उनका इलेक्शन मतलब कब कब हुआ है। तो बेसिकली अभी तक जितनी भी हुई हैं उनमें 6-7 रट लो, 6-7 रट लो, मतलब फैक्चुअल है भाई। 15वीं कब हुई थी, 14वीं कब हुई थी, 9वीं कब हुई थी, 10वीं कब हुई थी, इस तरीके से है। तो उसको कोई लिंक बना के दिमाग में रट लो, 3-4 बार पढ़ लो, कभी भी एक क्वेश्चन आएगा फैक्चुअल, बाकी लोग गलत करेंगे, आपका सही हो जाएगा। तो इसमें वही है, जो रट ले गया उसका सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके बारे में ढंग से पढ़ लो, स्पेशली अब पहले से लेकर के, मतलब इंडिपेंडेंस से लेकर के 1947 से लेकर के अभी 2023 तक कौन कौन से मेन रहे उनका थोड़ा सा सीक्वेंस देख लो। एग्जामिनर को भी पता है कि आप ये नहीं रट पाओगे किस तिथि से लेकर के कौन तिथि तक कौन सा राष्ट्रपति था, लेकिन वो आपसे कम से कम ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको बेसिक पता हो कि हाँ भाई क्रोनोलॉजी कौन थी, राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद में कौन आए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए कि कोई और आया, फिर उसके बाद में जाकिर हुसैन आए या फिर वीवी गिरी आए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई राजेंद्र प्रसाद है, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उसके बाद में जाकिर हुसैन है, फिर वीवी गिरी है, फिर उसके बाद में बाकी के लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर वगैरह पूछे तो उसमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी कभी बने थे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंद्र कुमार गुजराल बने थे कि नहीं बने थे, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे कि नहीं बने थे। तो इस तरीके से आपको कुछ पता रहेगा अगर कि आगे पीछे कौन था, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन एलिमिनेट कर ले जाओगे कि इसमें सही आंसर क्या है। उसके बाद बात करें तो लोकसेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका थोड़ा आपको देख लेना है कि हाँ भाई UPSC का क्या सीन है और UPPSC का क्या सीन है। उसके बाद में जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, 2022 में क्वेश्चन आया था, ट्रेड यूनियंस और उनकी दलीय संबद्धता, यानी कि वो किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जो NDA है BJP, इसका कौन सा ट्रेड यूनियन था, या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका कौन सा ट्रेड यूनियन था। इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी वाली है उनका कौन सा ट्रेड यूनियन था। इसके अलावा जो सिंपली जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी है उसमें आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है नॉर्मली, उसमें आपका कौन सा ट्रेड यूनियन उससे रिलेटेड था, संबद्ध था, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में इंडेक्स और रिपोर्ट कौन निकालता है और भारत की रैंक। देखो सबकी रैंक आपको नहीं देखनी है, उसमें बस ये देख लो कि पहली रैंक कौन सी है, भारत की रैंक क्या है और लास्ट वाली रैंक क्या है, और उसमें भी सारी नहीं देखनी है। उसमें भी ये देख लो कि भाई 3-4 जो इंडेक्स होती है और रिपोर्ट वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन निकालता है। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF या WTO, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नीति आयोग, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी कोई भी अगर रिपोर्ट निकाली जा रही है तो देख लो कि हाँ भाई कौन सी है क्या है। इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स है, पीस इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मतलब गलती नहीं कर सकते। अगर स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहा है कहीं पे, सर्वे हो रहा है स्वच्छ भारत वाला या कुछ भी, तो ग्रामीण वाला कौन कराता है, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, शहरी वाला जो होता है वो कौन कराता है, उसमें कौन से जो जिले हैं वो टॉप पे हैं, कौन से स्टेट्स टॉप पे हैं, किसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है, कौन अचीवर में है, कौन फ्रंट में है, कौन पीछे चल रहा है, पता होना चाहिए। उसमें भी सबसे बेसिक मिनिमम है कि यूपी का देख लो, यूपी 8वें नंबर पे है कि यूपी 17वें नंबर पे है, ये देख लो। जैसे इस बार आया था कि सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, तो उसमें कौन से 3 जो है वो सबसे ऊपर हैं, किसने बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो उसमें पौंडीचेरी वगैरह था, आंसर था उसमें। तो मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन बढ़िया कर रहा है, कौन बेकार कर रहा है। इसके अलावा बात करें यूपी का बजट, केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अब यूपी का बजट, केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है। यूपी का भी बजट होगा, यूपी का भी सर्वे होगा, इकोनॉमिक सर्वे केंद्र वाला भी होगा। तो इसमें मेन ये देख लो कि भाई सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मदें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है वो कौन सी हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिनमें पैसा लगाया जा रहा है वो देख लो। जैसे हेल्थ है, मान लो, या आपका शिक्षा है, तो उस पर कितना % खर्च किया जा रहा है GDP का, तो वो देख लो। कितने करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, कितने हज़ार करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जरा देख लो। डिफेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट किसी भी देश के लिए रहता है, डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस में देख लो कि भाई भारत इस बार कितना पैसा लगा रहा है। इसके बाद अगर आप बात करो तो कुछ योजनाएं होती हैं, उनको हर साल बजट में उनके लिए पैसा एलोकेट किया जाता है। तो कुछ योजनाएं होती हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, लाइक 5 साल के लिए चल रही हैं, 3 साल के लिए चल रही हैं, कभी 2 साल के लिए होती है, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो उनमें देख लो कि भाई जैसे जल जीवन मिशन है तो उसको इस बार कितना 1000 करोड़ रुपये पैसा दिया गया है, 70,000 है कि कुछ और है। प्रधानमंत्री आवास योजना है तो उसको 79,000 है या कुछ और है। तो इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो लंबी चलती हैं उनका देख लो कि उनमें कितना पैसा दिया जा रहा है। या पिछले साल
साल कितना दिया गया था। इसके बाद में बात करें WTO यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि 1995 में एस्टेब्लिश जब हुआ था, तो इसमें जो सब्सिडीज़ वगैरह और इसका जो पूरा जो बेसिक एक फंडा होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो यूपी के डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके इधर बेतवा एतवा पे जो बनाए गए हैं, जैसे माता टीला बांध है, या महोबा के आसपास कोई अगर है, हमीरपुर के बाद अगर कोई है जैसे मौधा वगैरह, झांसी वगैरह, तो इस तरीके के जैसे पारीछा बांध है जहाँ पे वो अतीक अहमद के लड़के को शूट किया गया था, पारीछा बांध, तो वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो किस रिवर पे है और कहाँ है। झांसी के थोड़ा सा आगे पड़ता है वो 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक डैम और बेसिक चीज़ें हैं यूपी की, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप देखते देखते भी बोर हो जाएंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।